हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरविंद मैथ्स में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, ये क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम काउंट करते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वे क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही एंड सो ऑन। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। दोस्तों, होल नंबर्स क्या होती हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी सम्मिलित कर लें, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो ये हमारी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? यदि हम पूर्ण संख्या, ये हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। यदि पूर्ण संख्याओं के साथ में हम जो निगेटिव नंबर्स हैं, जो मतलब माइनस वाले नंबर्स हैं, यदि उनको भी हम शामिल कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इंटीजर्स बन जाएंगे। इसको हम जेड से लिखते हैं। पूर्णांक को हम किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। अच्छा, पूर्णांक में जो संख्याएं जीरो से बड़ी होती हैं, पूर्णांक में क्या देखेंगे कि जो संख्याएं जीरो से बड़ी होती हैं उनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो संख्याएं जीरो से छोटी होती हैं उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट आता है परमेय संख्याओं के बारे में। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके तथा Q नॉट इक्वल टू जीरो, उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। मतलब कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख लें और Q जो है जीरो के बराबर न हो, उसको हम कहेंगे परमेय संख्या। इसके साथ साथ इसमें ध्यान ये भी देना होगा कि जो P और Q है ये आपस में क्या हो? सहअभाज्य हो। सहअभाज्य आपस में बन रही हो, तभी ये परमेय संख्या होगा। नेक्स्ट, यदि हम बात करें, जैसे इसमें परमेय संख्या में और हम बात करें 3/4, ये क्या है? परमेय संख्या है। 8/1 क्या है? परमेय संख्या है। यदि हम बात करें 5, तो 5 क्या है? ये परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपान करके इसको हम 1 कर सकते हैं, तो 5/1 क्या हो जाएगा? ये परमेय संख्या हो जाएगा। बट यदि बात करें 6/0, तो ये परमेय संख्या होगा? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका क्यू वाला रूप है, P/Q मतलब 6 में ये जीरो है, तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा। यदि हम बात करें नेक्स्ट अपरमेय संख्याओं के बारे में। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हों, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकेंगे उनको हम अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √3 हुआ, √2, √5, पाई, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब अपरमेय संख्याएं होती हैं। यदि हम बात करें पाई की, तो पाई हमारा क्या है? अपरमेय संख्या है, लेकिन एक पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये क्या है? ये हमारा परमेय संख्या में होता है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यदि केवल पाई दिया हुआ है तो पाई हमारा क्या होगा? अपरमेय होगा, इरेशनल होगा। लेकिन जो पाई का एक वैल्यू होता है 22/7, वो क्या होगा? वो हमारा परमेय संख्या होगा। नेक्स्ट हम बात करें वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? रियल नंबर्स। इसमें हम क्या करेंगे? परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। मतलब कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के संग्रह को ही क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे लेमा। लेमा होता क्या है? प्रमेयिका क्या होता है? ये एक तरीके का क्या है? एक कथन होता है। जो लेमा होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से एक स्टेटमेंट होता है जो प्रूव्ड किया हुआ है, और इसको हम क्या करते हैं? किसी अन्य कथन को, किसी और स्टेटमेंट को सिद्ध करने में इसका हम यूज करते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि 21 और 5 दे रखा है, 21 और 5 दे रखा है, जिसमें 21 क्या है? बड़ा है किससे? 5 से। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 5 से 21 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा। तो इस चीज़ को आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम 21 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 4 + 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम 5 × 4 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही यदि हम बात करें कि
ए और बी दो नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें ए बड़ा है बी से, तो हम क्या करेंगे बी से डिवाइड करेंगे ए को। यदि यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पे 21 को लिखा था क्या 5 इंटू 4+1, तो वैसे हम यहाँ पे ए को क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे बी क्यू, मतलब बी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर। आर क्या हमारा रिमाइंडर है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो 1 आया है, 1 क्या है, 1 हमारा ये 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये 5 से क्या होगा, हमेशा ये छोटा होगा। 1 कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। 1 की जो लिमिट हो क्या रहेगी, ये 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है, और ये हमेशा 5 से छोटा ही रहेगा। तो वैसे हम यहाँ पे आर की हम बात करें, आर क्या होगा, आर मतलब 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, बी से हमेशा छोटा ही रहेगा। दोस्तों यदि हम बात करें, वही चीज़ दे रखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यूनिक, मतलब बोल सकते हैं उसको, पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि जिनको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, जहाँ पे आर क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल हो 0 और लेस देन बी हो। अब हम बात करें एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम दोस्तों क्या होता है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि को प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके द्वारा हम किन्हीं दो धन पूर्णांकों के बीच में एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम किन्हीं दो धन पूर्णांकों के बीच में एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। वही चीज़ दे रखा है, दो धनात्मक पूर्णांक माइनस सी और डी का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके क्यू और आर ज्ञात करते हैं। क्यू और आर क्या है, जैसे यदि हम बात करें कि यदि सी और डी है, इसमें से सी बड़ा है डी से, तो हम क्या करेंगे, डी से डिवाइड करेंगे किसको, सी को। तो यहाँ पे क्यू और नीचे क्या आएगा, रिमाइंडर आर आएगा। तो वही चीज़ें हम इसमें लेमा लगा करके पहले क्या करेंगे कि सी को डिवाइड करेंगे डी से, जिससे हमको क्यू और आर प्राप्त होगा। वही चीज़ है यहाँ पे कि सी इक्वल टू डी क्यू प्लस में आर, सी इक्वल टू डी क्यू प्लस में आर, जहाँ पे आर क्या होगा, आर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और डी से छोटा होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, ये कब तक करेंगे, सेकेंड स्टेप में फिर से हम डिवाइड करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे पहले हमने डिवाइड किया था डी से सी को, तो क्या मिला था हमें, क्यू, और शेषफल कितना मिला था, आर मिला था। आर 0 नहीं आया, तो फिर अब क्या करेंगे, आर और डी में यही थ्योरम लगाएंगे, किसमें, आर और डी में। आर से डिवाइड करेंगे किसको, डी को। मान लीजिए कि यहाँ पे Q1 कोई आ रहा है भागफल और यहाँ पे R1 कोई शेषफल आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे कब तक, जब तक कि 0 ना आ जाए। वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि यदि R बराबर 0, यदि R बराबर 0 है तो D पूर्णांक C और D का एचसीएफ होगा। यदि R 0 के बराबर नहीं है तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करेंगे। तो वही चीज़ यदि हम R से भाग करेंगे तो हमें Q1 और R1 मिल रहा है। अभी ये R1 क्या हो रहा है, मतलब 0 नहीं हुआ है। तो इस स्टेप को और हम आगे बढ़ाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि इसको 0 करने की कोशिश करेंगे। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। जैसे कि मान लीजिए यदि हमने लास्ट में किसी नंबर से डिवाइड किया, डी को आर से डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो गया, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, तो जिससे डिवाइड किया वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, नोट में हम देखेंगे कि यहाँ यूक्लिड विभाजन लेमा एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया है।
परंतु इसे सभी पूर्णांकों b बराबर 0 को छोड़कर के लिए लागू किया जा सकता है। लेकिन हमें इस तथ्य पर यहाँ विचार नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है, ये हमारे सिलेबस में कोर्स में नहीं है। यहाँ पर उदाहरण हम फर्स्ट देखेंगे, दिया है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हम देख रहे हैं कि ये हमारा लेस देन है और ये हमारा ग्रेटर देन है इसके अपेक्षा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले भाग विधि से इसका HCF निकालने की कोशिश करेंगे। हम जब 4052 से डिवाइड करेंगे 12576 को, तो 3 टाइम डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, ये शेषफल बचेगा 420 420। तो इस चीज़ को हम इस रूप में कैसे लिखेंगे, 12576 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इतने से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 में प्लस में 420, वही 4052 इंटू 3 प्लस 420। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रिमाइंडर हमारा है वो 0 नहीं हुआ है, तो इसको हम 0 करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि अब हमारा जो ये रिमाइंडर जो शेषफल बचा था, अब ये भाजक का काम करेगा और ये जो भाजक था ये हमारा हो जाएगा भाज्य। मतलब ये रहा कि हमको अब इस शेषफल से डिवाइड करना होगा इस भाजक को, जो अब भाज्य बन गया हुआ है। तो 9 बार में यदि हम ले जा रहे हैं तो ये यहाँ पे शेषफल कितना बचा, अभी भी 272 बचा हुआ है। तो इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4052 इक्वल टू 420 गुणे 9 प्लस 272। मतलब इसका इन दोनों का गुणा करना प्लस में ये ऐड करके हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा क्या है, r 0 के बराबर नहीं है, तो इस स्टेप को और हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम क्या देखेंगे कि अब जो 272 बचा हुआ है ये हमारा भाजक का काम करेगा, किसके लिए, 420 के लिए। तो 272 से हम 420 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 1 टाइम में जाएगा, एक बार में जाएगा, 148 शेषफल बचेगा हमारा। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस जो शेषफल बचा है उसको हम जोड़ के दिखाएंगे यहाँ पे, प्लस 124। यहाँ पे भी हमारा शेषफल जो है r 0 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब 148 के लिए 148 जो होगा हमारा भाजक का काम करेगा, किसके लिए, 272 के लिए। तो 148 से 272 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, 124। फिर इस चीज़ को हम लिखेंगे यहाँ पे 148 इक्वल टू 124 गुणे 1 प्लस 24। यहाँ पे भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो इस प्रक्रिया को और हम आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा जो 124 होगा, 124 भाजक हो जाएगा किसके लिए, 148 के लिए। 148 में तो 1 टाइम में जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 24 बचेगा, ये 24 है, 24 बचेगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 24 हमारा जो रिमाइंडर था, जो शेषफल था, वो हमारा भाजक बन जाएगा। 124 जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। मतलब 100, अब हमको जो लेमा यूज करना है 24 और 124 के लिए करना है। अब यहाँ पे ये 5 टाइम में 120 हो रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, अभी भी 4 बच रहा है, अभी 0 नहीं हुआ है। अब हम 24 और 4 के लिए करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 24 में, 6 टाइम में हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो अब हमारी जो प्रक्रिया थी ये पूर्ण हो गई। इसी चीज़ को हम लेमा के फॉर्म में, एल्गोरिथम के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे यहाँ पे है 148, यहाँ तक हमने बताया था आपको, 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस में 24, रिमाइंडर अभी 0 नहीं हुआ है, 24 है। फिर 124 के लिए हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस में 4, यहाँ पर रिमाइंडर 4 बच रहा था, 0 नहीं हुआ था। और फिर 24 के लिए 4 इंटू 6 प्लस 0, अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 हो गया है, तो प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है। और ये हमारा जो है यही हमारा HCF होगा। HCF कितना हो जाएगा हमारा, 4 होगा, क्योंकि लास्ट स्टेप में हम ये देखेंगे, लास्ट स्टेप में हमको ये देखना है कि जो भाग की प्रक्रिया थी किस भाजक से पूरी हुई है। तो किससे पूरी हुई है, 4 से हुई है, ठीक है। तो 4 ही हमारा क्या होगा, इसका HCF हो गया। वही लिखा है यहाँ पे, यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 4 है, इसलिए HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4।
दिखाइए या दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि माना a एक धन पूर्णांक है तथा b 2 है तथा b 2 है। b 2 क्यों मान रखे हैं? क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि a = bq + r इस रूप में दिया होता था। तो अब q के पास क्या है? b है। यहाँ पे q के पास क्या है? 2q है और यहाँ पे भी क्या है? 2q है। मतलब देखने से ये हम कह सकते हैं कि जहाँ पे b होना चाहिए था वहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम b = 2 मान सकते हैं, मान लेंगे यहाँ पे। अब यूक्लिड विभाजन लेमा से यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो पहले हम क्या करेंगे कि 2 से भाग करेंगे हम a में, क्योंकि धन पूर्णांक को हमने a मान रखा है, तो 2 से हम भाग करेंगे a में। तो मान लेंगे कि कोई q यहाँ पे हमारा भागफल आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है? r आ रहा है। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है? आपको हमने बताया था कि जो r होता है, r का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और जो भाजक होगा, भाजक यदि b है तो b से छोटा होगा। अब यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया हुआ है। जो v का मान यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हमारा r का मान 0 और 1 ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम अब r का मान इसमें पुट करते हैं। यदि a बराबर में 2q + r में, जहाँ पे यदि हम r का मान पुट करेंगे 0 या फिर 1, तो a के जो संभव मान है वो क्या आएंगे? यदि हम r का मान 0 रखेंगे तो a का मान 2q आएगा। यदि r का मान 1 रखेंगे तो a का मान 2q + 1 आएगा। यदि हम r बराबर 1 रखेंगे, यदि हम r बराबर 1 रखते हैं तो a का मान 2q + 1 आएगा। यदि a बराबर 2q, तब यह एक सम संख्या होगी, क्योंकि यहाँ 2q का एक गुणनखंड है। जब ये 2q लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि 2q का एक गुणनखंड क्या है? 2 है। 2q को हम क्या लिख सकते हैं? 2q = 2 × q। तो 2 हमारा क्या है? q का एक गुणनखंड है और 2 हमारा एक सम संख्या है। और साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है, हमें भी पता है। तो ये 2 हमारा एक इसका गुणनखंड है। यदि 2 सम है तो हम ये कह सकते हैं कि 2q हमारा सम होगा। तो यदि 2q सम है तो 2q + में q1 क्या होगा? ये हमारा विषम होगा। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का हो सकता है या फिर होगा। उदाहरण 3 दिया हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। जहाँ q हमारा a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम यहाँ पे a को विषम पूर्णांक मान रहे हैं। अब यहाँ पे b का मान हम 4 रख रहे हैं। b का मान 4 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 4q दिया हुआ है। जहाँ पे bq देना चाहिए था वहाँ पे 4q दिया हुआ है, तो हम b को 4 मान ले रहे हैं। यदि b बराबर 4 हो जाएगा तो हम 4 से क्या b से डिवाइड करना होता था, तो 4 से डिवाइड करेंगे a में। तो q यहाँ पे कोई भागफल आ रहा है, r यहाँ पे आ रहा है, तो r का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 से लेकर के 3 तक, क्योंकि b हमारा 4 है और r का वैल्यू 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और b से छोटा होता है। तो इसलिए r का मान यहाँ पे 0, 1, 2 और 3 आ सकता है। अब हमको करना ये है कि जो यूक्लिड विभाजन लेमा के द्वारा जो ये फार्मूला प्राप्त हुआ है a = 4q + r, इसमें हम r का वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ से हमको a के संभव मान मिलेंगे। यहाँ से यदि हम पहले 0 रखते हैं, यदि हम r का मान 0 रखते हैं तो a का मान मिलेगा 4q, 1 रखेंगे तो 4q + 1, 2 रखने पर 4q + 2, 3 रखने पर 4q + 3 मिलेगा। तो इस तरीके से हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे कि ये 4q और 4q + में 2, इसमें हमें 2 दिख रहा है, क्योंकि हम 4q को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2q। 4q + 2 को क्या लिख सकते हैं? 2q + 2 ब्रैकेट में 2q + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 क्या है? इसका गुणनखंड है और 2 हमारा एक सम संख्या है। जबकि हम a को क्या माने हैं? जबकि हम a को विषम माने हैं। स्टार्टिंग में लिखे थे हमने कि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए
यह 4q या 4q+2 के रूप का नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। उदाहरण 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी के परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? 420 और 130 के एचसीएफ से प्रत्येक डेयरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगी, जिससे डेयरियों की संख्या न्यूनतम होगी और परात में बर्फियां न्यूनतम स्थान घेरेगी। अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या के लिए हमें क्या करना होगा? 420 और 130 का एचसीएफ निकालना होगा। यहाँ हम देखेंगे कि 420 और 130 में 130 छोटा है, तो हमें 130 से 420 में भाग देना होगा और भाग करके भाग विधि से इसका हम एचसीएफ निकाल सकते हैं और इसी चीज़ को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में भी लिख सकते हैं। पहले हम ये चीज़ रफ कार पे कर लेंगे, इसको हमें यहाँ पे शो नहीं करना है, रफ वर्क कर सकते हैं। 130 से जब भाग करेंगे 420 में तो 3 बार में जाएगा तो 30 शेषफल बचेगा। फिर ये 30 जो होगा ये भाजक हो जाएगा 130 के लिए, फिर 130 में भाग देंगे, 30 से 4 बार में जाएगा 10 बचेगा, रिमाइंडर 10 बचा। अब ये जो 10 होगा इस 30 के लिए भाजक हो जाएगा, फिर 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा शेषफल। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसमें 420 को क्या लिखेंगे हम? 130 गुणे 3 + 30, 130 गुणे 3 + 30, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो प्रक्रिया भी जारी रहेगी। अब 130 को क्या लिखेंगे? 30 गुणे 4, 30 से भाग किए ना, 30 गुणे 4 प्लस शेषफल कितना है? 10। फिर हम क्या करेंगे? 30 के लिए 30 बराबर 10 गुणे 3 होगा, सॉरी यहाँ पे 10 गुणे 3 + 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 हो गया है, ठीक। तो अब हमें मतलब यहाँ पे जो भाग की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है और जो हमारा भाजक होगा, भाजक हमारा क्या है? 10, तो हमारा जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं = 10 होगा। अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। दोस्तों इसी के साथ एग्जाम्पल सारे समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.1।